आज का टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ सिटीज नगरों के वर्गीकरण से रिलेटेड है। नगरों का वर्गीकरण नगरीय भूगोल का एक महत्वपूर्ण विषय है। अर्बन ज्योग्राफी का ये सिटी क्लासिफिकेशन एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। नगरीय बस्तियों का वर्गीकरण उनकी साइट यानी स्थिति, सिचुएशन, अवस्थिति, आकार, आकृति, मॉर्फोलॉजी, उत्पत्ति, विकास, नगरीकरण का स्तर, प्रशासनिक स्थिति और अर्बन एग्लोमरेशंस नगरीय समूह के आधार पर किया जा सकता है, परंतु उनके कार्यों और सेवा भूमिका के आधार पर किया गया वर्गीकरण क्षेत्रीय विकास एवं नियोजन में विशेष महत्व रखता है। तो फंक्शन और सर्विसेज के आधार पर जो हम लोग डिवीजन करते हैं नगरों का, उससे रीजनल प्लानिंग उसके करने में या क्षेत्रीय विकास को समझने में ज़्यादा सार्थक है। जो अर्बन फंक्शंस होते हैं, नगरीय कार्य जो होते हैं, नगरों की वृद्धि, आकृति, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संरचना को प्रभावित करते हैं। वास्तव में फंक्शन ही नगर का जीवन तत्व है। नगरों का कार्यात्मक वर्गीकरण कठिन है क्योंकि अधिकांश नगर एकल कार्यात्मक न होकर, मोनो फंक्शनल न होकर मल्टी फंक्शनल बहु कार्यात्मक होते हैं। व्यापार और सेवाओं जैसे कार्य लगभग सभी नगरों में पाए जाते हैं, जबकि विनिर्माण, उद्योग और परिवहन जैसे कार्य विशिष्ट नगरों में ही केंद्रित होते हैं। नगरों के बीच समानता और असमानता कार्यों की तीव्रता और विशेषीकरण पर निर्भर करती है। उपयुक्त आंकड़े तथा त्रुटिहीन वर्गीकरण पद्धतियों की कमी इस कार्य को और कठिन बना देती है। तो नगरों के कार्यात्मक वर्गीकरण के लिए जो विधियां यूज किया गया है उसको मुख्यतः दो वर्गों में बांटा गया है। एक एम्पिरिकल अनुभवजन्य या गुणात्मक विधि बोलते हैं, दूसरा मात्रात्मक या सांख्यिकी विधि कहते हैं। अनुभवात्मक विधि एम्पिरिकल मेथड्स में पहला नाम अरूसो का आता है, जो 1921 में उन्होंने शहरों को एक्टिव या सक्रिय शहर और नॉन एक्टिव निष्क्रिय शहर या इनएक्टिव शहर के रूप में बात की है। एक्टिव टाउन जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन, प्रशासनिक नगर, इसी तरह से डिफेंस टाउन, रक्षा नगर जिसको हम लोग छावनी नगर बोलते हैं, इसी तरह से सांस्कृतिक नगर, उत्पादन नगर, प्रोडक्शन टाउन्स जो कि इंडस्ट्रियल टाउन्स के रूप में जाना जाता है, कम्युनिकेशन टाउन्स तो कॉमर्शियल डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स ये होते हैं, मनोरंजन नगर, रिक्रिएशनल टाउन्स, हेल्थ और टूरिस्ट सेंटर के लिए, ये सब सक्रिय नगर में आते हैं। अरूसो ने बताया कि नगर बहुकार्यात्मक होते हैं, इसलिए किसी एक प्रमुख कार्य की पहचान करना कठिन होता है। इसी तरह से मैकेंजी ने 1925 में नगरों का वर्गीकरण करने का प्रयास किया। अमेरिकी समाजशास्त्री थे इन्होंने। उत्पादन और वस्तुओं के वितरण के आधार पर समुदायों को 4 वर्गों में विभाजित किया। प्राथमिक सेवा समुदाय, तो इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों तथा महानगरीय केंद्रों के बीच की कड़ी का ये कार्य करता है। वाणिज्यिक समुदाय वस्तुओं का संग्रह और वितरण केंद्र है। औद्योगिक समुदाय वस्तुओं के उत्पादन केंद्र हैं। और सर्विस सेंटर ऐसा केंद्र जिनका कोई विशेष आर्थिक आधार नहीं होता है। इनमें मनोरंजन, राजनीतिक, शैक्षिक, रक्षा, परोपकारी संस्थान होते हैं जो सेवा प्रदान करते हैं। इसी तरह से जेम्स ने भारतीय शहरों को 6 कैटेगरी में रखा। कैपिटल सिटी राजधानी नगर, रिलीजियस टाउन धार्मिक नगर, मैन्युफैक्चरिंग टाउन विनिर्माण नगर, मिलिट्री पोस्ट छावनी नगर और इनलैंड मार्केट्स और सी पोर्ट्स के रूप में रखा। इसी तरह से हॉल ने जापान के नगरों को उनके विकास के आधार पर 4 वर्गों में बांटा। कैस्टल टाउन जिसको किला नगर बोलते हैं, रक्षा और प्रशासन के केंद्र होते हैं ये। टेम्पल और श्राइन टाउन्स मंदिर और तीर्थ नगर। कॉमर्शियल टाउन्स व्यापारिक नगर या वाणिज्यिक नगर। मॉडर्न इंडस्ट्रियल सिटी आधुनिक औद्योगिक नगर। इसी तरह से वाइमर और हायट ने 1939 में जो नगरों को रोजगार के स्तर के आधार पर रखा।
जिसमें औद्योगिक नगर, इंडस्ट्रियल, व्यापारिक नगर, कॉमर्शियल, राजनीतिक नगर, पॉलिटिकल, एजुकेशनल नगर, शैक्षिक नगर, रिक्रिएशनल मनोरंजनात्मक नगर। त्रिवार्थन ने 1952 में चीनी नगरों को उनके प्रमुख कार्यों के आधार पर विभिन्न समूहों में वर्गीकृत किया। इसी तरह से गीस्ट और हॉलबर्ट ने डाइवर्सिफाइड टाउन्स यानी विविधीकृत नगर नामक एक अतिरिक्त श्रेणी जोड़ी, जो कि किसी एक विशेष कार्य में विशेषज्ञ नहीं होता बल्कि उसमें बहुत सारे कार्य दिखते हैं। राधाकांत मुखर्जी ने प्राचीन भारतीय नगरों को 6 कैटेगरी में बांटा है। फोर्ट्रेस टाउन, किला नगर या दुर्ग नगर, कैपिटल टाउन, राजधानी नगर, पोर्ट टाउन, बंदरगाह नगर, टेम्पल टाउन, मंदिर नगर, और मार्केट टाउन, बाजार नगर, यूनिवर्सिटी टाउन, विश्वविद्यालय नगर। तो ये 6 भाग में आ गया। नाथ ने इसी तरह से, ये सब अनुभवात्मक है, एम्पिरिकल है। नाथ ने 1954 में आर्थिक कार्यों के आधार पर नगरों को 8 वर्गों में विभाजित किया, जैसे कि कैपिटल सिटी, राजधानी नगर, नॉन कैपिटल सिटी विद द गवर्नमेंट ऑफिसेस, सरकारी कार्यालय वाले गैर राजधानी नगर, औद्योगिक केंद्र, इंडस्ट्रियल सेंटर, पोर्ट टाउन, बंदरगाह नगर, रीजनल और कॉमर्शियल सेंटर्स, पिलग्रिमेज सेंटर्स, तीर्थ केंद्र, हिल स्टेशन एंड रिसोर्ट्स, मिलिट्री स्टेशंस। ये नाथ के अनुसार है। नेक्स्ट हम लोग जो इम्पोर्टेंट है उस पर आते हैं। चॉन्सी डी हैरिस, जो CD हैरिस के नाम से फेमस हैं, इन्होंने US के नगरों का अध्ययन कर कार्यात्मक वर्गीकरण 1943 में प्रस्तुत किया। इनका यह जो मेथड था अर्ध सांख्यिकीय, क्वाजी स्टैटिस्टिकल था, जो मूलतः व्यवसाय और रोजगार के आंकड़ों पर आधारित था। तो विभिन्न कार्य में लगे कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत निकाला और इनके अनुसार 9 फंक्शनल सिटी होते हैं। तो पहला जो फंक्शनल सिटी होता है वो मैन्युफैक्चरिंग सिटी है। मैन्युफैक्चरिंग सिटी को भी इन्होंने 2 सब कैटेगरीज में बांटा, जिसको M- और M कहते हैं। M- का मतलब है हाईली मैन्युफैक्चरिंग सिटी, जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉयमेंट 74% से ज़्यादा होता है या बराबर होता है। इसी तरह से मैन्युफैक्चरिंग एंड मैकेनिकल इंडस्ट्री में एम्प्लॉयमेंट जो होता है, यांत्रिकी उद्योग में 45% से ज़्यादा वर्कर होते हैं या उसके बराबर होते हैं। एक का एग्जाम्पल डेट्रॉयट है। तो ये हाईली मैन्युफैक्चरिंग सिटीज़ है। और M जो इसका सब पार्ट है, मैन्युफैक्चरिंग सिटी, जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉयमेंट 60% या उससे ज़्यादा है, जबकि मैन्युफैक्चरिंग वर्कर्स जो हैं वो 30 से 45% हैं। तो इसका उदाहरण फिलाडेल्फिया है, अमेरिका का। तो ये पहला जो सिटी था विनिर्माण से जुड़ा हुआ था, इसमें 2 सब पार्ट हैं, M और M-। M- ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग सेंटर बड़ा वाला है, बड़ा मैन्युफैक्चरिंग सेंटर माना जाता है। M सामान्य मैन्युफैक्चरिंग सेंटर माने जाते हैं। दूसरा रिटेल सेंटर, खुदरा व्यापार वो होते हैं जहाँ के खुदरा व्यापार में रोजगार 50% से ज़्यादा या उसके बराबर हो। खुदरा व्यापार का रोजगार थोक व्यापार से कम 2.2 गुना हो। प्रायः छोटे नगरों में ये दिखते हैं। तीसरे में ही उन्होंने डाइवर्सिफाइड सिटीज़ को रख दिया। व्यापार और उद्योग दोनों विकसित होते हैं, कोई एक कार्य प्रमुख नहीं होता है। उद्योग, थोक, खुदरा व्यापार संतुलित रूप से विद्यमान होते हैं। चौथा नगर होलसेल सेंटर है, थोक व्यापार केंद्र, जहाँ होलसेल एम्प्लॉयमेंट जो थोक रोजगार वाले हैं वो 20% से ज़्यादा या उसके बराबर होते हैं। तो खुदरा व्यापार की तुलना में कम से कम 45% होता है। तो खुदरा व्यापार वहाँ पर लगभग 45% दिखता है, लेकिन होलसेल एम्प्लॉयमेंट वहाँ पर 20% से ज़्यादा दिखते हैं। इसी तरह से ट्रांसपोर्ट सिटी,
तो यहाँ पर परिवहन और संचार में 11% से अधिक वर्कर लगे होते हैं। परिवहन गतिविधियाँ प्रमुख होती हैं। माइनिंग टाउन, इसमें खनिज उत्खनन में 15% से भी अधिक कार्यशील जनसंख्या लगा रहता है। मुख्यतः 25,000 से अधिक जनसंख्या वाले ये नगर होते हैं। यूनिवर्सिटी टाउन में विश्वविद्यालय, महाविद्यालय एवं शिक्षण संस्थान प्रमुख कार्य करते हैं। नगर की कम से कम 25% जनसंख्या शिक्षा से संबद्ध होती है। इसी तरह से 8वां रिसोर्ट और रिटायरमेंट टाउन्स, पर्यटन और विश्राम नगर, तो ये टूरिज्म से जुड़े हुए हैं, एम्यूजमेंट से जुड़े हुए हैं। कोई निश्चित सांख्यिकी मानदंड नहीं है, अनुभव के आधार पर यही है। स्थानीय विशेषताओं साहित्य के आधार पर पहचाने जाते हैं। अदर टाइप्स ऑफ सिटी, ये इनका नवा कैटेगरी है जिसमें बहुत सारे सिटी को रखे हैं। रीजनल कैपिटल्स, पॉलिटिकल कैपिटल्स, इसी तरह से रक्षा से संबंधित मिलिट्री टाउन्स, नवल बेसिस, नौसेना अड्डा जो है। तो ये सब हम लोग अदर्स में इनके देख लिए। तो नेक्स्ट पॉइंट्स पर हम लोग आते हैं। ये शॉर्ट में ये लिखा हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल, डाइवर्सिफाइड, होलसेल, ट्रांसपोर्टेशन, माइनिंग, यूनिवर्सिटी टाउन, रिसोर्ट टाउन, रिटायरमेंट टाउन और अदर सिटीज। तो अब क्रिटिसिजम्स पे आते हैं। हैरिस का वर्गीकरण व्यापक रूप से अपनाया गया, फिर भी इसकी कड़ी आलोचना हुई। प्रमुख आलोचना जो है मानदंड मूल्यों के व्यक्तिपरक चयन से संबंधित था, मतलब व्यक्ति पर डिपेंड कर रहा है। उन्होंने अपने जो मानदंड खुद से चुना, कोई सैद्धांतिक आधार नहीं लिया इसके लिए। विभिन्न नगरीय कार्यों के लिए अलग अलग मानदंड, तो देख रहे थे कि कहीं पर 12% स्वीकार कर रहे हैं, कहीं 60%, कहीं पर 76%, तो अलग अलग मानदंड है हर चीज़ के लिए। तो ऐसा होने से भिन्न डेटा स्रोतों के कारण असंगतियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। कोई एक क्राइटेरिया नहीं है कि 20% हो गया तो सब में 20% लिया जाएगा। नॉन बेसिक कार्यों में संलग्न जनसंख्या निर्धारित करने की विधि त्रुटिपूर्ण मानी गई। सार्वजनिक प्रशासन और वित्तीय और व्यावसायिक कार्यों में अंतर करना कठिन था। तो ये सब आलोचना के पॉइंट हैं हैरिस के। हैरिस की विधि को निडलर 1949, विक्टर 1954, हार्ट 1955 जैसे विद्वानों ने संशोधित किया। हार्ट ने औद्योगिक समूहों के व्यावसायिक आंकड़ों का उपयोग कर दक्षिण अमेरिका के 11 श्रेणी में वर्गीकृत किया। उन्होंने उसमें प्रोफेशनल और मिलिट्री टाउन्स की नई श्रेणी जोड़ी, यानी 9 जो पहले से था उसमें 2 और जोड़ दिया। तो इसी तरह से देखेंगे डंकन और रीस ने नगरों को 9 प्रमुख श्रेणियों में वर्गीकृत किया था। उनका वर्गीकरण आवासीय, श्रम शक्ति, खुदरा एवं थोक व्यापार तथा डेसाइल मूल्यों पर आधारित था। जी इनक्विस्टे, ओइवा टूमेन, आई सेंड्रू, वी कुकू, पी पोगरिक, ली वियन जैसे विद्वानों ने त्रिभुजाकार ग्राफ का उपयोग किया। इसी तरह से मैटिला और थॉमसन ने एक अपना नया मेथड दिया। उन्होंने एक नया फार्मूला दे दिया, ये EI इज इक्वल टू ET इंटू EI/ET, जहाँ EI लोकल फंक्शनल एम्प्लॉयमेंट है, ET लोकल टोटल एम्प्लॉयमेंट है। लोकल फंक्शनल एम्प्लॉयमेंट EI, ET लोकल टोटल एम्प्लॉयमेंट, EI नेशनल फंक्शनल एम्प्लॉयमेंट और ET नेशनल टोटल एम्प्लॉयमेंट। इसके द्वारा इन्होंने बताया कि एक्चुअल एम्प्लॉयमेंट्स अगर इक्वल आता है कैलकुलेटेड वैल्यू से, जो फार्मूला से निकल के आ रहा है, तो फंक्शन माना जाएगा बैलेंस्ड है। अगर एक्चुअल एम्प्लॉयमेंट हायर आ रहा है तो सिटी में स्पेशलाइज्ड है। तो ये इन्होंने वैल्यू निकाल के बताया कि यदि वास्तविक रोजगार अधिक हो कैलकुलेटेड से, तो उस नगर कार्य में स्पेशलाइजेशन माना जाएगा। इसी तरह से लोकेशन कोसेंट्स के आधार पर सिटी
क्लासीफाई हुआ। 110 से 129 तो लिस्ट स्पेशलाइज है, 130 से 149 स्पेशलाइज है, 150 से 160 वेरी स्पेशलाइज, 160 से ज़्यादा मोस्ट स्पेशलाइज। तो ये हम लोगों ने देख लिए। अब हम लोग आते हैं एक महत्वपूर्ण विद्वान के बारे में, नेल्सन। हार्वर्ड जे नेल्सन ने पूर्णतः मात्रात्मक तकनीक पर यानी स्टैटिस्टिकल मेथड पर अमेरिकी नगरों का कार्यात्मक वर्गीकरण दिया था। नेल्सन की मानक विचलन विधि का उपयोग कर नगरों के उनके प्रमुख आर्थिक कार्यों के आधार पर वर्गीकृत करने का प्रयास किया। इसमें विभिन्न गतिविधियों में कार्यरत श्रमिकों के प्रतिशत की तुलना सभी नगरों के औसत प्रतिशत से की जाती। नेल्सन ने अपने विधि को उपयोग करने के लिए स्टेप बताया। कार्यात्मक श्रेणियों का पहले चयन करेंगे, जैसे कि इन्होंने 9 कार्यात्मक श्रेणी का चयन किया था, लेकिन बाद में एक डाइवर्सिफाइड भी रखा। इस तरह से इन्होंने 10 प्रकार के नगरों का क्लासिफिकेशन दिया है। तो पहला सबसे काम है, पहला स्टेप है कि कार्यात्मक श्रेणियों का चयन किया जाए। प्रत्येक गतिविधि में श्रम शक्ति का प्रतिशत ज्ञात किया जाए, फिर उसकी अर्थमेटिक मीन निकाला जाए ईच एक्टिविटी की। उसके बाद उसका एसडी निकाला जाए, मानक विचलन, और उसके आधार पर विशेषीकरण के आधार पर नगरों का वर्गीकृत किया जाए। तो यहाँ देखेंगे नेल्सन ने 9 प्रकार के प्रमुख कार्यात्मक श्रेणी दिया, जिसमें कि मैन्युफैक्चरिंग है, खनन है, परिवहन और संचार है, थोक व्यापार है, खुदरा व्यापार है, वित्त बीमा और रियल एस्टेट है, व्यक्तिगत सेवाएं हैं, व्यावसायिक और पेशेवर सेवाएं हैं, लोक प्रशासन है, और जो दिख नहीं रहा है उसमें 10वां भी एक है, डाइवर्सिफाइड सिटी, बाद में उन्होंने जोड़ दिया। एक्चुअली इन्होंने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला, मीन प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन 1, फिर मीन प्लस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन प्लस 3 स्टैंडर्ड डेविएशंस। तो अगर इन तीनों के अंतर्गत आ गया तो माना जाएगा कि स्पेशलाइज सिटी है। अगर उसमें नहीं आ रहा है तो माना जाएगा कि वो डाइवर्सिफाइड सिटी है। इन्होंने 897 नगरों का अध्ययन किया था अमेरिका का, और न्यूयॉर्क में पाया कि 25.8% यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग है, रिटेल ट्रेड 13.5% है, प्रोफेशनल सर्विसेज 7.3 है, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन 7.8% है। इसी तरह से डेट्रॉयट का इन्होंने निकाला, मैन्युफैक्चरिंग 46.9% है, रिटेल ट्रेड 15.3। हर कारण का परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हैं। इससे पता चल रहा है कि डेट्रॉयट में विनिर्माण क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों की प्रतिशत सबसे ज़्यादा है, और इस तरह से 897 नगरों के औसत से बहुत अधिक है। औसत जो 897 नगरों का विनिर्माण क्षेत्र का आया 27.07 आया, उससे बहुत अधिक है। इसलिए ये मान लिया गया कि डेट्रॉयट मैन्युफैक्चरिंग सिटी कहा जा सकता है। तो लाभ क्या हुआ कि वस्तुनिष्ठ और वैज्ञानिक विधि हो गई, एक मैथमेटिकल अप्रोच आ गया, तो सभी को हम लोग क्लियर कट दिखने लगे। नगरों के बीच तुलना आसान हो गया, विशेषीकृत कार्यों की सही पहचान होने लगी। लिमिटेशन है कि इसके लिए विस्तृत सांख्यिकी आंकड़ों की आवश्यकता है, गुणात्मक पहलुओं की उपेक्षा कर दी गई, श्रम शक्ति संबंधी आंकड़ों पर निर्भरता थी। नेल्सन की मानक विचलन विधि नगरों के कार्यात्मक वर्गीकरण की सबसे लोकप्रिय विधियों में से एक है, जिससे यह पता लगाया जाता है कि कोई नगर औद्योगिक है, व्यापारिक है, प्रशासनिक है, परिवहन केंद्रित और बहु कार्यात्मक डाइवर्सिफाइड में से क्या है। तो अभी के एग्जाम में आ जाए कि नगरों नेल्सन का कार्यात्मक वर्गीकरण क्या है, तो आप देखेंगे उनका फाइनली 10 है। नेल्सन के कार्यात्मक वर्गीकरण के आधार पर अगर हम लोग देखें तो नेल्सन ने नगरों का वर्गीकरण विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में लगे श्रमिकों के प्रतिशत के आधार पर किया था। इसके लिए उन्होंने औसत और स्टैंडर्ड डेविएशंस का उपयोग किया, और एक एवरेज सभी कार्यों का निकाला। जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग का पूरे 897 नगर का एवरेज है 27.07, अगर इससे ज़्यादा आएगा तो वो मैन्युफैक्चरिंग माना जाएगा। रिटेल ट्रेड 19.23, और इसी तरह से प्रोफेशनल 11.09 से एबव होना चाहिए। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन हर शहर का निकाल कर देखा गया है, उसका एवरेज एक वैल्यू लिया गया है, मीन वैल्यू 7.12 से अगर ज़्यादा होगा तब फिर उसको स्पेशलाइज माना जाएगा।
इसी तरह से 6.20 पर्सनल सर्विसेज से रिलेटेड है। तो ये इन्होंने काफ़ी प्रयास किया। किसी भी नगर में किसी गतिविधि में कार्यरत जनसंख्या का प्रतिशत औसत से फर्स्ट स्टैंडर्ड या अधिक हो जाता है तभी उसे कार्यात्मक श्रेणी में रखते हैं। और उसके बाद हम लोग 2 स्टैंडर्ड यानी कि मीन प्लस 2 स्टैंडर्ड डेविएशंस और 3 स्टैंडर्ड डेविएशंस तक अगर आ गया तो फिर माना जाएगा कि वो स्पेशलाइज वर्किंग सिटी है। अगर इस तीनों में नहीं आया तो हम लोग मान लेंगे कि वो डाइवर्सिफाइड सिटी है। तो जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग टाउन्स को उन्होंने 897 नगरों के अध्ययन में बताया कि 183 नगर मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है। अधिकांश नगर ओहियो नदी के उत्तर तथा मिसिसिपी नदी के पूर्व में स्थित है। इसी तरह से इन्होंने अपने स्टडी के द्वारा 897 में से 137 नगर खुदरा व्यापार केंद्र थे। इन नगरों में खुदरा व्यापार कार्यरत जनसंख्या औसत से काफ़ी अधिक थी। इसी तरह से 81 नगर इस श्रेणी में थे। अधिकांश नगर प्रोफेशनल सर्विसेज में 81 नगर थे। अधिकांश नगरों में विश्वविद्यालय या महाविद्यालय स्थित था। ट्रांसपोर्ट टाउन्स और कम्युनिकेशन में 96 टाउन्स को पहचाने जो रेलवे और सड़क जंक्शन नगर थे। पर्सनल सर्विसेज में 92 सिटी 897 में से था, जिसमें पर्यटन और स्वास्थ्य और रिसोर्ट सेंटर थे। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशंस में ये राज्य राजधानियाँ थी। सैन्य प्रतिष्ठान वाले नगर थे। होलसेल ट्रेड्स में ये नगर थोक व्यापार और वस्तुओं के संग्रह और वितरण से विशिष्ट थे। इसी तरह से 123 नगर फाइनेंस, इंश्योरेंस, रियल एस्टेट से जुड़े हुए थे। माइनिंग से 46 सिटी इन्होंने पाया अपने स्टडी में। और 10वां जो सिटी है वो डाइवर्सिफाइड सिटी है, जो कि न मीन स्टैंडर्ड 1, मीन स्टैंडर्ड 2, मीन स्टैंडर्ड 3 तीनों में से किसी में नहीं आ रहा है। तो यहाँ देखिए मैंने एक लिस्ट दिया था। मैन्युफैक्चरिंग में ये आपका लिस्टेड है कौन कितने सिटी हैं। डाइवर्सिफाइड में 246 सिटी आ रहा है। तो ये एक लिस्ट है, इससे आप यहाँ पर स्टडी कर सकते हैं। आपको मैंने बार बार बताया कि ये कैसे होता है। मीन प्लस 1 स्टैंडर्ड डिवीजन, मीन प्लस 2 स्टैंडर्ड डिवीजन, मीन प्लस 3 स्टैंडर्ड डिवीजन तक अगर आ गया तो वो माना जाएगा कि स्पेशलाइज सिटी है। अगर नहीं आ रहा है तो माना जाएगा कि वो स्पेशलाइज सिटी नहीं है, वो डाइवर्सिफाइड सिटी है। तो डाइवर्सिफाइड में देखिए 246 नगर शामिल है। इसका संकेंद्रण जो है, कंसंट्रेशन मुख्य रूप से नॉर्थ ईस्ट यूएसए और साउथ ईस्ट में है। देखिए यहाँ पर हम लोगों ने एक नॉर्मल स्टैंडर्ड डिवीज़न मीन निकालने के बाद फर्स्ट स्टैंडर्ड डिवीज़न, सेकेंड डेविएशंस ये सब देखे हैं। तो ऐसा इसलिए देखा गया है कि कोई नगर व्यवसाय विशेष में औसत से अधिक जनसंख्या रखता है तो वह कितना प्रामाणिक विचलन रखता है। 3 स्थानों तक प्रामाणिक विचलन निकालकर सारणी में देखेंगे कि कौन सा कार्य उस नगर को प्रभावित करता है। अगर तीनों स्थानों तक प्रामाणिक विचलन में से कोई न हो तो वह विभिन्न व्यावसायिक वर्ग के अंतर्गत रखा जाता है। तो 3 स्थानों तक प्रामाणिक विचलन निकालकर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के माध्यम से उस नगर विशेष को इसमें रखा जाता है और देखा जाता है कि वह कितना प्रामाणिक विचलन रखता है। इन्होंने समस्त नगरों के लिए फ्रीक्वेंसी कर्व भी खींचा। इन्होंने विभिन्न नगर के व्यावसायिक वर्ग के प्रतिशत के आधार पर इस दिखाने का प्रयास किया कि इनका प्रामाणिक विचलन कितना है। तो इससे ये पता चल रहा है ना कि स्टैंडर्ड डेविएशंस फर्स्ट 2 स्टैंडर्ड डेविएशन, 3 स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन प्लस इतना तक अगर आ गया तो वो माना जाएगा कि वो स्पेशलाइज सिटी है। अगर इससे नहीं आ रहा है तो वो डाइवर्सिफाइड सिटी है। तो ये हम लोग ये सब चीज़ें जान पाए। अब जरा सा यहाँ देखिए, ये जो हम आपको मीन प्लस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन प्लस 2 स्टैंडर्ड, मीन प्लस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, ये इसको थोड़ा सा देखा जाए। तो 1955 में ये इस चीज़ को स्पष्ट करने के लिए उन्होंने पहले कैलकुलेट मीन निकाला
और सिंपल सा मेथड्स है जो मीन निकालते हैं हम लोग। स्टैंडर्ड डिविएशन, फिर उसी आंकड़े का स्टैंडर्ड डिविएशन निकलेगा सारे शहर का एक एक इंडस्ट्री लेकर। और फिर हम लोग जैसे कि ए सिटी का कितना परसेंट वर्कर है इस एक एक उद्योग में, बी सिटी का कितना है एक एक जैसे मैन्युफैक्चरिंग में, उस सभी को जोड़ लिया, उसका एक एवरेज निकल गया। फिर उन सभी का मैन्युफैक्चरिंग का मान लीजिए लिए हैं तो सबका हम लोगों ने यहाँ से स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल लेंगे। ये मान लीजिए आ गया। अब हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे कि मीन प्लस 1 स्टैंडर्ड डिविएशंस के अंतर्गत कितने सिटी आ रहे हैं, 37.07 तक में कितने आ रहे हैं। अगर मीन प्लस 2 स्टैंडर्ड में आ रहे हैं या मीन प्लस 3 स्टैंडर्ड में आ गई, अगर यहाँ तक आ गए तो वो माना जाएगा कि स्पेशलाइज सिटी है स्पेशल वर्क में। अगर नहीं आ रहा है तो वो नहीं माना जाएगा कि वो स्पेशलाइज सिटी इस सेक्टर्स का नहीं है। तो इस तरह से हम लोग मीन टू मीन प्लस 1 स्टैंडर्ड से मॉडरेट स्पेशलाइजेशंस, अगर मीन प्लस 1 स्टैंडर्ड मीन प्लस 2 स्टैंडर्ड डिविएशन के बीच में तो हाईली स्पेशलाइज सिटी है वो। अगर मीन प्लस 2 स्टैंडर्ड डिविएशन या मीन प्लस 3 स्टैंडर्ड डिविएशन के बीच में तो वेरी हाई स्पेशलाइजेशन है। और अगर 3 स्टैंडर्ड डिविएशंस के ऊपर चला गया तो एक्सेप्शनल स्पेशलाइजेशंस है। तो ये इससे हम लोग का दिखता है, अगर उसके अंदर में आया तो 3 स्टैंडर्ड डिविएशन तक तो माना जाएगा स्पेशलाइज्ड है, अदरवाइज हम लोग मान लेंगे कि नहीं है। नेल्सन ने प्रारंभ में नगरों को 9 वर्गों में रखा, बाद में इसमें 10वां वैविध्य नगर के रूप में जोड़ा। तो इस तरह से हम लोग देख लिए नगरों का वर्गीकरण, समझ में भी आ गया होगा। तो इस तरह से यहीं हम लोग अपने टॉपिक को समाप्त करते हैं। थैंक यू।